हैं मेरे चैंपियन मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का हमारा आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है। स्टार्ट करते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। एक्सट्रैक्शन का मतलब अलग करना, सेपरेट करना एक तरीके से, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर नेचुरल सोर्स नॉन एज ओर। देख लो, जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो किसी ना किसी अदर कंपाउंड से क्या बना लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं। इसमें हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटिंग करी, क्या हुआ, कॉपर आया है +2 में जाके अनवांटेड फ्री फॉर्म में रहता है, जाके अट्रैक्ट हो जाता है नेगेटिव की तरह। हाय हेलो, वेलकम बैक टू ब्रेन गेन अकेडमी। मैं हूँ संजना, आपकी साइंस मेंटर। तो कैसे हैं मेरे चैंपियंस, क्या हाल चाल है मेरे चैंपियंस का, कैसे चल रही है स्टडी, जल्दी जल्दी बता दीजिए। फिर आज हम देखते हैं आज क्या लेके आए हैं। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का हमारा आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है, लेकिन ये लास्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, प्लस आपके लिए इजी भी होने वाला है। तो कैसे इजी करेंगे आज, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जैसा कि मेटल्स के बारे में पढ़ा हमने, नॉन मेटल्स के बारे में भी जाना, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जान लिया। अब हमें क्या करना है, प्योर फॉर्म में हमें मेटल्स निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्शन का मतलब अलग करना, सेपरेट करना एक तरीके से, ठीक है। किसी इम्प्योर चीज से किसी प्योर चीज को निकालना, बिल्कुल जिसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटी, मतलब कोई जो चीज हम चाहते हैं उसके अलावा कोई और चीज ना मिले, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का ये चैप्टर है, इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें एक्सट्रैक्शन होता क्या है बच्चे, तो इसे थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं क्या है ये। चलिए, आप देख सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर नेचुरल सोर्स नॉन एज ओर्स। हमें कहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, हमें ओर से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क आना चाहिए कि ओर्स होता क्या है। ओर्स क्या होते हैं, ये हमारे एक तरीके से हम बोल सकते हैं ऐसे मिनरल्स, ठीक है। एक तरीके के मिनरल्स होते हैं जिनमें कई सारी इम्प्योरिटीज होने के साथ साथ अदर मेटल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, और उसी में हमारा ये मेटल भी होता है। तो इन ओर से अगर हम प्रॉफिटेबली, मतलब प्रॉफिट बेस पे अगर हमें बहुत सारा क्या हो रहा है, मतलब मिनरल्स में अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है, मेटल्स हैं, मतलब जो जिसमें, अब सोचो आप किसी मिनरल से हम अगर मेटल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, और अगर उसमें तो सब मेटल हो, सिर्फ 1 ग्राम 2 ग्राम मेटल हो, और उसके लिए इतनी सारी प्रोसेस होती हैं, वो इतनी मेहनत क्या आप करोगे 1-2 ग्राम मेटल्स के लिए, नहीं। जिसमें मैक्सिमम अमाउंट, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल हो, वही मिनरल्स हमारे ओर्स कहलाते हैं। और मिनरल्स मतलब जिसमें लेस अमाउंट ऑफ मेटल्स प्रेजेंट होता है और उससे कई गुना ज्यादा हमारे इम्प्योरिटीज, अदर टाइप ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ओर्स और मिनरल्स में बच्चे ध्यान रखना, ये लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैं बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ओर्स क्या है और मिनरल्स क्या है। ओके, तो ओर्स हमारे समझ में आया ना बच्चे। ओर्स जिसमें से हम मेटल्स को प्रॉफिटेबली क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट आउट कर सके, निकाल सके, वो हमारे ओर्स होते हैं। और मिनरल्स जो होते हैं वो उनमें बहुत कम अमाउंट में मेटल्स होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा हमारी अदर इम्प्योरिटीज होती हैं, तो वो मिनरल्स होते हैं, वो हमारे काम के नहीं होते। ओके, और अगर मैं बात करूं, हम ये बोल सकते हैं ना कि ऑल मिनरल्स आर ओर्स, नो, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। याद रखना बच्चे, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल ओर्स, बट ऑल मिनरल्स, क्या, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ओके, इनमें क्या समझ में आता है, मतलब जितने भी ओर्स हैं वो कहीं ना कहीं मिनरल्स हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जितने भी मिनरल्स हैं वो ओर्स होंगे। कैसे कह सकते हो आप, है ना। जितने भी मिनरल्स हैं क्या वो ओर्स हो सकते हैं, मतलब जितने भी मिनरल्स मिल रहे हैं इसका मतलब उन सब में मेटल्स आप प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि जितने भी ओर्स होते हैं वो मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन जितने मिनरल्स हैं आप उन्हें ओर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी किसी मिनरल में प्रॉफिटेबली अमाउंट में आपको वो डिजायर्ड मेटल्स मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ये लाइन याद रखना बच्चे, ठीक है।
द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट। अब देखो जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, मेटल को प्योर फॉर्म में निकालने का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करेगा कि हमारा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, different methods are used such as physical separation, chemical separation and electrolysis separation। 3 मेथड्स है हमारे जिसमें हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम फिजिकल सेपरेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद ही सोचो, लॉजिकली सोचो कि यहाँ पे अगर फिजिकल सेपरेशन मतलब कहीं ना कहीं मैनुअल मेथड, हाथों से या फिर मशीन के हेल्प से हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, मेटल को क्लीन कर ले रहे हैं, हटा सकते हैं, साफ करके निकाल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मेटल्स हमारा लेस रिएक्टिव होगा। अब बात करते हैं अगर हमारा सेकंड है केमिकल मेथड, जो मॉडरेट टाइप के मॉडरेट रिएक्टिव होंगे, मतलब ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, लेस रिएक्टिव भी नहीं है, मॉडरेट रिएक्टिविटी है, तो उस तरह के कंपाउंड मेटल्स हमारे किस मेथड से निकालोगे आप, केमिकल मेथड से। कहीं ना कहीं थोड़ा सा केमिकल मेथड अप्लाई करना होगा। और जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मतलब स्ट्रांगली कंपाउंड बना के बैठे हुए हैं, है ना, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं है, तो उन्हें निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यानी शॉक देना होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड अप्लाई करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम उन्हें अलग कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है बच्चे, कि हम जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि उसकी रिएक्टिविटी कैसी है। अगर मेटल की रिएक्टिविटी डिसाइड करेगी कि कौन सा मेथड हमें यूज करना है, फिजिकल, केमिकल और इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिकल मेथड बोल सकते हैं आप। ठीक है, नॉलेज ऑफ एक्सट्रैक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड एवरीडे यूज। और आपको एवरीडे यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए ये एक्सट्रैक्शन मेथड पता होनी चाहिए कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और मतलब इस तरह की इंडस्ट्री में जहाँ मेटल एक्सट्रैक्शन वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे ये चीजें नॉलेजेबल हैं आपके लिए। ओके, अब मैंने वही बात बोली थी, आप अभी 10th स्टैंडर्ड है मेरे चैंपियंस, है ना, तो अभी आपको नहीं पता आप किस डायरेक्शन में चले जाओगे, है ना। कुछ तो हम खुद सोच के रखते हैं, कुछ हमारी किस्मत सोच के रखती है। तो ये नॉलेज, हर तरह की नॉलेज लो, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी है, अब किस फील्ड में जाने वाले हो वो डिपेंड करेगा, वो नॉलेज वहीं आपके काम आ जाएगी। ठीक है, याद रखना मेरे चैंपियंस। अकरेंस ऑफ मेटल, अगर हम बात करें मेटल्स किस तरह के से अकर करते हैं नेचर में, कैसे कैसे पाए जाते हैं। मेटल्स अकर्स इन नेचर इन द फ्री और कंबाइंड स्टेट। कई बार जो मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, है ना, क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, वो कंबाइंड स्टेट में मतलब किसी दूसरे से रिएक्शन जरूर कर देंगे। अब रिएक्टिव हैं तो कोई ना कोई ढूंढते रहते हैं जिससे वो रिएक्शन करके कंपाउंड बना के स्टेबल हो जाते हैं। और कुछ हमारे बहुत स्टेबल होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते, तो वो फ्री फॉर्म में भी मिल सकते हैं, मतलब वो इम्प्योर चीजों से थोड़ा दूर रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, हाईली रिएक्टिव मेटल्स अकर्स एज ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स। आप देख लो, जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो किसी ना किसी अदर कंपाउंड से क्या बना लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं, और वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो जैसे कि ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट्स के फॉर्म में, सल्फाइड्स के फॉर्म में। ओके, लेस रिएक्टिव मेटल्स में अकर इन नेटिव स्टेट, और जो लेस रिएक्टिव होंगे वो नेटिव मतलब प्योर फॉर्म में पाए जाएंगे। एग्जांपल में याद रखना, गोल्ड एंड सिल्वर हमारे क्या होते हैं, जो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है मेरे चैंपियंस। मिनरल्स की बात करें, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ द मेटल्स। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होते हैं, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था ना कि मैम मिनरल्स क्या होते हैं, आपने ये तो बता दिया, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, है ना, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट हाउ वी कैन डिफाइन मिनरल्स क्या होते हैं। नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं मेटल्स के, है ना, मेटल्स के कंपाउंड होते हैं, बस ये डिफरेंस आता है ओर्स एंड मिनरल्स में कि ओर्स में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ अगर हम बात करें मिनरल्स में तो ऐसा नहीं होता। ओके, ओर्स की बात करें अगर बच्चे, ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। वही मैंने बोला कि प्रॉफिटेबली अगर आप क्या करते हो, किसी मिनरल से आपको मेटल्स मिल रहे हैं तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है, ओर्स कहलाने लगते हैं। ठीक है, याद रखेंगे मेरे चैंपियंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आता है कई बार।
स्टेप्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। आप अब स्टेप याद करिए कि हम मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, याद करें बच्चे। चलिए, पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ओर्स का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है लार्ज अमाउंट, मतलब किसी चीज में किसी चीज का अमाउंट ज्यादा होना, ठीक है। जैसे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट में अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, लिक्विड में सॉलिड का अमाउंट ज्यादा होता है, तो हम उसे बोलते हैं हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना मेरे चैंपियन। सेम यहाँ पे नाम से पता लग रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, मतलब हम ओर्स को जितना ज्यादा उसमें से इम्प्योरिटी हटाएंगे, साइड करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट में हमें क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। तो मतलब पहला प्रोसेस होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, रिमूविंग द इम्प्योरिटीज। जो इम्प्योरिटीज हैं बच्चे उन्हें क्या करना है, रिमूव करना है, ओके। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ ओर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओर्स का रिडक्शन करेंगे, मतलब कन्वर्जन टू द मेटल ऑक्साइड। रिडक्शन में क्या है, हम जो मेटल है उसे पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, याद रखना मेरे चैंपियंस, कन्वर्जन टू मेटल ऑक्साइड। लेट्स सी, ओके, रिडक्शन टू द मेटल। अगेन जब रिडक्शन टू मेटल ऑक्साइड होगा, फिर हम उसका फर्दर रिडक्शन करेंगे मेटल में बाय हीटिंग विद द कार्बन मोनोक्साइड और बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, मतलब ऑक्सीजन को हटा देंगे, ठीक है। फिर हमारा प्योर फॉर्म में क्या रह जाएगा, हमारा क्या रहेगा बच्चे, हमारे जो प्योर मेटल्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। रिफाइनिंग करेंगे फिर मेटल की, मतलब अभी भी प्योरिफिकेशन बाकी है, तो प्योरिफिकेशन होगा बाय द मेथड ऑफ सच एज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मतलब बिल्कुल क्लीन प्योर फॉर्म में हमें मेटल चाहिए, तो उसके लिए हम रिफाइनिंग कर देते हैं। बच्चे ये स्टेप याद रखना, बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे दिया है। चलिए, एग्जाम्पल्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट ओर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये याद रखना आप कि कौन से मेटल का कौन सा ओर होता है। ओर्स के भी एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए मेरे चैंपियंस। क्या ओर्स के एग्जाम्पल याद रखना, जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ओर्स कौन होते हैं, बॉक्साइट। क्या याद रखोगे, बॉक्साइड Al2O3, ये तो एल्यूमिनियम हो गया, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमारे क्या है, H2O वाटर है। तो इस तरीके से बॉक्साइट का ओर्स है, इसमें इम्प्योरिटी है, इसे क्या करेंगे हम प्योर फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। ऐसे ही आयरन का जो ओर होता है वो उसके एग्जाम्पल आप याद रखिए। हेमेटाइट होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, और सेड्राइट होता है जो कि FeCO3। बच्चे ये ओर्स के एग्जांपल अच्छे से, हेमेटाइट तो और मैग्नेटाइट तो याद ही होना चाहिए, ओके। जिंक के अगर ओर्स की बात करें तो जिंक क्या है, जिंक ब्लेंड ZnS, ठीक है, और कैलामाइन ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, कैलामाइन, ये हमारे दोनों ओर्स हो गए जिंक मेटल के। ऐसे ही कॉपर के ओर्स होते हैं, जैसे कि कॉपर पायराइट्स होता है। ये बच्चे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सिर्फ सिलेक्टिव एग्जाम्पल ही दिए हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, है ना मेरे चैंपियंस। और मेलाचाइट यानी कि कॉपर कार्बोनेट, ये फॉर्मूला याद रखना बच्चे मेरे। और लेड का सिंपल एक ही है, गैलेना, याद रखना है, लेड सल्फाइड यानी गैलेना क्या है, ये ओर है जिसमें से लेड मेटल आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नोट कर लेना अच्छे से। जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ बच्चे, बहुत तो सिलेक्टिव चीजें पढ़ा रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा डाइवर्स नहीं हो रही, मतलब इधर उधर मैं आपको डाइवर्स नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ आपको सिलेक्टिव चीजें मिल जाए और आसानी से आप उन चीजों को तो समझ के चले, ठीक है, जितने एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत कुछ पढ़ने से अच्छा है थोड़ा ही पढ़ो, बट अच्छे से पढ़ लो आप उसे। नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रैक्शन बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कि पोटेशियम, याद करो रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम था, सोडियम है, उसके नीचे कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। इनका एक्सट्रैक्शन कैसे करोगे आप, जो हाईली रिएक्टिव मैंने बोला ना, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से करेंगे हम, ठीक है। कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट, मतलब सॉल्ट को जो है उसे पहले मेल्ट करेंगे, पिघला देंगे और फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे।
मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है, इन्हें कैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे? बाय द रिडक्शन, मैंने बोला केमिकल मेथड है ना, रिडक्शन विद द कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, कॉपर है, तो इन्हें क्या करोगे? अकर्स इन नेटिव स्टेट एंड एक्सट्रैक्शन बाय द फिजिकल मेथड, मतलब ये फ्री फॉर्म में ऑलरेडी होते हैं, बस थोड़ा बहुत इन्हें फिजिकली प्रोसेस के थ्रू हम इन्हें क्या कर सकते हैं? क्लीन आउट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ओके मेरे चैंपियंस, क्या आपको टफ लग रही है चीजें? इस तरीके से, कितने सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पे चीजें प्रेजेंट कर रही हूँ, ताकि आपको ना कंटेंट ढूंढने की जरूरत पड़े और ना ही आपको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, अच्छे से याद रखना मेरे चैंपियंस। और कोई भी डाउट आता है ना मेरे चैंपियंस, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली रिप्लाई करिए और मैं पॉजिटिवली आपको रिस्पांस दूंगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जाम। ओके, और जो बच्चे फालतू के कमेंट बाजी करते हैं वो जाके कहीं और मुंह मारे, यहाँ पे मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वरना फिर मुझे भी मुंह मारना अच्छा से आता है। ठीक है, चलिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स की बात करते हैं। पहला प्रोसेस है कि कैसे हम कंसंट्रेशन करते हैं, क्या होता है इसमें, देखिए आप। ओर्स यूजुअली कंटेन, देखिए ओर्स के अंदर क्या होता है? सैंड होता है, सॉइल होती है, मिट्टी, अदर वेस्ट, ऐसी अदर इम्प्योरिटीज होती हैं। इन्हीं इम्प्योरिटीज को गैंगी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैंगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखना, गैंगी की डेफिनेशन आ सकती है कि गैंगी क्या होता है ना मेरे चैंपियंस। मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के क्या मेथड्स होते हैं? जैसा कि मतलब कंसंट्रेशन मतलब अब क्या है, इन सैंड सॉइल को आपको हटाना है, रिमूव करना है। कैसे करोगे आप खुद ही देखो। एक मेथड होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या? हाइड्रोलिक वॉशिंग यानी सेपरेशन यूजिंग द वाटर फ्लो। वाटर, जैसे कि आपको पता है जैसे हम छोटे होते हैं, कई बार हमें सिक्का मिल जाता है मिट्टी में, मिट्टी के अंदर थोड़ा सा चमकता है। छोटे होते थे तो हमें लालच आता था, अब तो शर्म के बारे हम नहीं उठाएंगे, है ना। लेकिन जब छोटे थे रियल में मैंने भी ये चीजें करी हैं। कहीं सिक्का उक्का दिख गया, वो थोड़ा सा दिख रहा है मिट्टी के अंदर, पूरा वो है, ठीक है, अंदर है मिट्टी के और थोड़ा बहुत चमक रहा है, हम गए लालच में उठाया, निकाला, और फिर हम वो देखते थे वो काफी टाइम हो चुका होता है, तो इस वजह से रस्टिंग सा हो जाता है, थोड़ा गंदा सा रहता है। तो हम क्या करते हैं? पानी डालते हैं ना, पानी डालते हैं ताकि उसे क्लीन कर दे। सेम वही है, जो हमारा सिक्का है एक तरीके से मेटल है, ठीक है। अब उस मेटल को हम क्या कर रहे हैं? क्लीन कर रहे हैं, प्योर फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं ना, ताकि वो चल जाए दुकान वुकान पे, अंकल जी ले लें, कहीं मार के भगा दे हमें, गंदे सिक्के लिए जाएंगे। तो वही मेथड बच्चे हाइड्रोलिक वॉशिंग कर रहे हैं, हाइड्रोलिक वाटर से वॉश कर दो आप मेटल को। ओके, दूसरा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ मेटल्स है, मेटल्स अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, है ना। अब क्या करो, बहुत सारे इम्प्योरिटीज हैं, जो मेटल होगा वो तो मैग्नेट से चिपक जाएगा, बाकी इम्प्योरिटीज साइड हो जाएंगी। तो मतलब मैग्नेटिक सेपरेशन भी कर सकते हो, दिमाग लगा के खुद ही आप ये दिमाग तो खुद ही लगा लोगे। आपको अगर कोई चीज लालच होगी, कोई चीज ढूंढना चाह रहे हो, मैंने तो बचपन में ये हरकतें कर रखी है, इसीलिए कॉन्सेप्ट भी बहुत इजीली समझ में आ जाता है। बच्चे आपने भी कर रखे होंगे, आप भी इतने शरीफ नहीं है, ठीक है, सबका बचपना एक जैसा ही होता है। ओके, फॉर ओर्स अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट लाइक आयरन। अब कहीं आयरन प्रेजेंट, आयरन कलेक्ट करना है, क्या करो? मैग्नेट से अट्रैक्ट करके इसे अलग कर दो, बाकी इम्प्योरिटीज साइड हो जाएंगी, क्योंकि बाकी इम्प्योरिटीज सैंड, सॉइल, ये सब हमारे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, है ना, सिंपल, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन फॉर सल्फाइडोस। अब यहाँ पे झाग है ना, झाग के अंदर मतलब घुमा घुमा के रोटेट करके सल्फाइडोस को हम आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं, जैसे कि जिंक सल्फाइड हो गया, लेड सल्फाइड हो गया, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन हो गया। लीचिंग मेथड से ओर्स डिसॉल्व्ड इन सुटेबल सॉल्वेंट, मतलब लीचिंग में मतलब वही होता है जैसे कि हमारा मेटल किसी चीज से रिएक्ट कर रहा है, किसी सॉल्वेंट से रिएक्ट कर रहा है, उसमें उसे घोल के क्लीन कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल बॉक्साइड इन NaOH, है ना, बॉक्साइड हो गया 12। तो इस तरीके से लीचिंग मेथड से आप क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है बच्चे? आपने जैसे कि कंसंट्रेशन कर लिया, तो आपको करना है कैल्सिनेशन। क्या कैल्सिनेशन क्या होता है मेरे चैंपियंस? चलिए,
तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, आप याद रखना, देखिए आपके लिए सिंपल कैसे हो जाएगा ये। कैल्सिनेशन में CA आ रहा है, जो A है ना बच्चे, ये याद रखना अपसेंट, इसका मतलब क्या है, सिंपल अपसेंट। क्या है ये, A से आप याद रखना अपसेंट। जैसे कि आप देखो यहाँ पे, हीटिंग ओर्स इन द अब्सेंस ऑफ द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मतलब या तो एयर के बिल्कुल लिमिटेड सप्लाई हो, या बिल्कुल आप ये मान के चलो एयर के अब्सेंस में अगर हम मेटल ओर्स को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होगा, इसे टू रिमूव द वोलेटाइल इम्प्योरिटी, जो भी इम्प्योरिटीज हैं अगर वो मेल्ट हो जा रही है तो आसानी से हट जाए। वोलेटाइल मतलब आसानी से गैस फॉर्म में चली जाए, उस तरह की इम्प्योरिटीज आसानी से हट जाएंगी। और टू कन्वर्ट हाइड्रेटेड ऑक्साइड टू द एनहाइड्रस ऑक्साइड, और जो वाटर होगा वो भी लॉस हो जाएगा हीट पे। हीट में क्या होगा, हीट में जो वाटर होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट होके उड़ के चला जाएगा, भागो भागो यहाँ से, ठीक है। हमने इस तरीके से सिंपल कर दिया। और ये कैल्सिनेशन स्पेशल मेथड है आसानी से किसी चीज को क्लीन करने का, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है, अब देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, रह गया एक ऑक्सीजन, अब जिंक ऑक्साइड रह गया, इसका फिर हम क्या कर देंगे, रिडक्शन। क्या करेंगे बच्चे, रिडक्शन कर देंगे, ऑक्सीजन हटाएंगे और हमारा केवल मेटल मिल जाएगा। दिमाग लगाओ। तो मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन के अब्सेंस में स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हैं ओर्स का, ताकि उसमें से जो वोलेटाइल वेस्ट हैं, हम कह सकते हैं वोलेटाइल वेस्ट का मतलब समझते हैं इम्प्योरिटीज जो आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वाटर है तो वो भी उड़ जाए, कुछ ना रह जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्साइड के अंदर मतलब ऑक्साइड के अंदर अगर वाटर है तो उसे एनहाइड्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। देन आप एग्जाम्पल के साथ भी याद रखते हैं, जिंक कार्बोनेट है, ठीक है, तो इस ओर को हम हीट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया गैस फॉर्म में और रह गया हमारा जिंक ऑक्साइड। और इसका फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या था, कंसंट्रेशन के बाद रिडक्शन था, उसे रिडक्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, Fe2O3 है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर भी देखो X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल गया गैस के फॉर्म में चला गया, अब रह गया Fe2O3, तो ये ऑक्सीजन रिडक्शन करके हम हटा देंगे, ये भी इजी हो गया। ओके, कॉमनली यूज फॉर कार्बोनेट, ज्यादातर ये कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ओर्स के लिए प्रोसेस यूज किया जाता है। याद रखना कार्बोनेट मतलब अभी एग्जांपल दिया ना, ये रहा जिंक कार्बोनेट, एंड अगर हम बात करें हाइड्रेटेड ओर्स जिनमें वाटर प्रेजेंट है, दोनों एग्जांपल आपको क्लियरली यहाँ पे दे दिए बच्चे। बहुत इजी तरीके से मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल, कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल लाइंस, लैंग्वेज और एक्सप्लेनेशन भी सिंपल ही रख रही हूँ मैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना बच्चे। और मेरा ये वादा है आपसे कि आप अगर इस लेक्चर को 2 से 3 बार देख लेंगे, आपको बुक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल तरीके से मैंने सारी चीजें बताई हैं। ओके, सेम वैसे कैल्सिनेशन की तरह आप यहाँ पे याद रखो, कैल्सिनेशन में Ca मतलब अपसेंट, ऑक्सीजन अपसेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं, रोस्टिंग। ये अलग तरह के ओर्स के लिए, वो क्या था, कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ओर्स के लिए वो कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे रोस्टिंग में देखिए, हीटिंग ओर्स स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर, बहुत ज्यादा एयर के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे। पर्पस क्या है, इसमें सल्फाइड ओर्स जो होते हैं वो ऑक्साइड में, पहले उन्हें ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। जो जिंक मतलब हमारे सल्फाइड ओर्स हैं उन्हें क्या करेंगे, पहले उनमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटिंग करेंगे तो ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन तो ऐड होगा ना, ऑक्सीडेशन तो होगा ही ना बच्चे। तो इसीलिए हम सल्फाइड ओर को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड्स में, ठीक है, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज एज वोलेटाइल ऑक्साइड। और इम्प्योरिटीज जो है वो तो हीट की वजह से वोलेटाइल मतलब गैस में कन्वर्ट होती है, वो चली ही जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल में सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये देखो जिंक सल्फाइड, ये और था ना हमारा जिंक मेटल का, है ना बच्चे। अब इसमें हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटिंग करी, तो जो एस है ये तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकला, चला गया भाई, फ्री कर दिया हमारे जिंक को, लेकिन ऑक्सीजन आ गया। अब ये ऑक्सीजन हटाना तो पॉसिबल है, ये रिडक्शन प्रोसेस कर देंगे हम अभी जो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। तो सिंपल हो गया ना बच्चे, ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन एक तरीके से हेल्प कर रही है रिडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। रिडक्शन तभी होगा ना जब उसमें ऑक्सीजन रहेगा केवल, और कुछ नहीं रहेगा, तो उसे आसानी से हम हटा देंगे। लेकिन अगर उसमें अदर इम्प्योरिटीज जैसे सल्फर जैसे होंगे
तो कैसे पॉसिबल है रिडक्शन इजीली करवाना। तो रिडक्शन प्रोसेस को इजी करने के लिए, फास्ट करने के लिए हम पहले ये दो प्रोसेस कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह का ओर्स है। अगर सल्फाइड ओर्स है तो उस केस में हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। अगर कार्बोनेट है या फिर हाइड्रेटेड ओर्स हैं तो उन्हें हम कैल्सिनेशन कर देते हैं उनका, ठीक है। यहाँ पे देखो लेड सल्फाइड, ये लेड ओर्स है, अभी हमने जस्ट एग्जांपल देखा था, ठीक है। तो इसमें भी हम ऑक्सीजन ऐड करवा रहे हैं, मतलब वही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड प्रिपेयर हो गया और ये वेस्ट हमारा सल्फर डाइऑक्साइड अगेन बाहर चला गया। कितना इजी तरीके से स्मार्टली वर्क कर रहे हैं, देखो ना आप। कॉमनली यूज फॉर द सल्फाइड ओर, ये स्पेशली जो रोस्टिंग प्रोसेस है ये आपके सल्फाइड ओर्स के लिए होता है। और मेरे चैंपियंस, आपको बता दूं मैं, ये जो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस है, ये इसका एग्जाम्पल डेफिनेशन बहुत ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के, तो अच्छे से पढ़ लेना मेरे चैंपियन। सोचा था मैं लाइव क्लास में ये लेक्चर लूं, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ पाया, बच्चे ज्यादा अमाउंट में नहीं है, तो इस वजह से मुझे ये रिकॉर्डेड ही करना पड़ा लेक्चर। बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके साथ आएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें अगेन लेके। अब देखिए रिडक्शन प्रोसेस, कंसंट्रेशन क्या, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग कर लिया, अगर डिपेंड करता है ओर्स की कंडीशन क्या है, और फिर अब हम रिडक्शन करते हैं। अब देखो इजी हो जाएगा। अब जो मेटल ऑक्साइड हमें मिले हैं आर रिड्यूस टू द फ्री मेटल। फ्री मेटल में आप कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कि एग्जांपल में जिंक ऑक्साइड को अगर कार्बन से रिएक्ट करवाओगे तो ये तो ऑक्सीजन लेके कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाएगा और हमें मिला हमारा जिंक मेटल फ्री फॉर्म में। कितने स्मार्टली वर्क किया ना मेरे चैंपियंस, है ना। यूजिंग द एल्यूमिनियम, अब देखिए जैसे कि थर्माइड रिएक्शन है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, एल्यूमिनियम का यूज करके, थर्माइड रिएक्शन में एल्यूमिनियम का यूज करके हम ऑक्सीजन को हटा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये एल्यूमिनियम के साथ Al2O3 हो गया, निकल गया, और रह गया हमारा फ्री फॉर्म में आयरन। क्या, फ्री फॉर्म में हमें आयरन मिल चुका है, ठीक है। ये इक्वेशन अच्छे से याद रखना मेरे चैंपियंस। यूजिंग द एल्यूमिनियम हो गया, कार्बन यूज कर लिया, और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से भी हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की नीड कहाँ होगी, जहां पे मेटल हमारे हाईली रिएक्टिव ओर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि यूज फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। इनके केस में आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे। और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है वो अभी हम आगे लेक्चर में देखेंगे। चॉइस ऑफ मेथड्स डिपेंड्स ऑन द पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सेम वही चीजें हैं कि हम जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन के, वो डिपेंड करेगा हमारे मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ आते हैं, ठीक है। आप देखिए जरा थर्माइड रिएक्शन अगेन इन डिटेल, ठीक है। चलिए थर्माइड रिएक्शन क्या है, इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम। बस नाम दे दिया अलग, इसमें भी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन ही कर रहे हैं, लेकिन एल्यूमिनियम के हेल्प से कर रहे हैं। और ऊपर दूसरा एक एग्जांपल था, कार्बन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेम वही आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम से इसका रिडक्शन करेंगे, Al2O3 ये अलग निकल गया, हीट अलग, ठीक है, आयरन हमें मिल गया फ्री फॉर्म में। द रिएक्शन प्रोड्यूस मोल्टन आयरन। देखिए ये थर्माइड रिएक्शन में क्या होता है, जो आयरन मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, मोल्टन, पिघल चुका होगा, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक। तो वो जो बिल्डिंग करी जाती है, वेल्डिंग करी जाती है, मतलब आयरन को पिघला दिया जाता है, वो एल्यूमिनियम से जब हम थर्माइड रिएक्शन करवाते हैं तो वो पॉसिबल होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसका यूज हो गया। रिपेयरिंग द हैवी मशीनरी, मतलब कोई दो आयरन को अगर हमें चिपकाना होता है तो वेल्डिंग करते हैं ना, बोलते हैं, देखा होगा, सुना भी होगा, तो वो यही रिएक्शन करवा के पॉसिबल होता है, ठीक है। और क्या है, ज्वाइनिंग क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, मतलब वही ज्वाइन करने के लिए, जो मशीन टूट टाट जाती हैं उन्हें जोड़ने के लिए ये थर्माइड रिएक्शन किया जाता है। अच्छे से याद तो हो ही गया होगा मेरे चैंपियन, मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते ही चीजें याद हो रही हैं बच्चे। मैं भी मेडिकल फील्ड में, मतलब मैं अपनी स्टडी करती हूँ, ठीक है, और फिर भी मतलब मैं ना ही घर से पढ़ के आ रही हूँ, सिर्फ मैं आपके लिए पीपीटी रेडी कर देती हूँ, बाकी मैं अभी नहीं पढ़ने, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं पीपीटी पढ़ूँ पहले, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं देखो आपको यहाँ पे कितने कॉन्फिडेंसली मतलब पढ़ा रही हूँ,
हाँ ये तो है कि चलिए हम केमिस्ट्री वाले हैं, फार्मासिस्ट हैं, तो हमें नॉलेज है केमिस्ट्री की, लेकिन फिर भी बच्चे ये 10th क्लास की चीजें मतलब मैंने पहले ही पढ़ी थी और अभी इतने क्लियर आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद हो रही है ये चीजें। मतलब अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना इसी वजह से, क्योंकि हमारी नॉलेज बढ़ती है, इम्प्रूव होती है टाइम के साथ। तो टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन अगर मैं देखूँ तो, बाकी प्रोफेशन के कंपेयर में बाकी प्रोफेशंस भी अच्छे हैं, लेकिन टीचिंग का अलग ही मजा है। ठीक है, बहुत अच्छी है ये प्रोफेशन। सिर्फ पैसे थोड़े से कम हो जाते हैं कई बार, इट्स ओके। अब देखिए नेक्स्ट कंसंट्रेशन रिडक्शन हो गया है हमारा। ओके, अब आप क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। क्या करेंगे मेरे चैंपियंस, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर यूज टू ऑब्टेन प्योर कॉपर फ्रॉम द इम्प्योर मेटल। आप देखिए इम्प्योर मेटल से हमें प्योर कॉपर निकालना है, मतलब ओर से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में आप अच्छे से याद रखिए, एक हमारा बीकर, क्या होता है, बीकर होता है। बीकर हमने बहुत टेढ़ा झूलता हुआ बना दिया मुझे लग रहा है। बच्चे देखिए एक होता है हमारा बीकर, है ना, और उसके अंदर क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स हमारे, आज क्या हो रहा है, लाइनिंग में नहीं बन रही है ढंग से। एक इलेक्ट्रोड जिसपे क्या होते हैं, पूरे तरीके से वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रोड हमारा ऐसा होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव। तो जो हमारा ये पॉजिटिव वाला, क्या बच्चे, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है, इसी को एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड। और जो हमारे ये नेगेटिव वाले हैं इन्हें बोला जाता है कैथोड। और ये दोनों बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि ठीक है, ये बैटरी हो गई हमारी, इधर नेगेटिव एंड है, इधर पॉजिटिव एंड है। ठीक है, और इसी के अंदर, बीकर के अंदर हमने क्या फिल कर दिया बच्चे, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या है हमारे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इसके अंदर हमने क्या फिल किया है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप याद रखिए। ठीक है, और क्या है, अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाहता है। तो यहाँ पे प्योर कॉपर आपको मिल जाएगा। इम्प्योर देखिए, एक तो एनोड होता है, जो एनोड मतलब इलेक्ट्रोड होते हैं, इन पे चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एनोड वाला क्या है, पॉजिटिव, इस पे हमेशा इम्प्योर कॉपर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्या होगा, इम्प्योर कॉपर किस पे जाएगा, एनोड पे, याद रखना बच्चे। और जो कैथोड है, जिसपे नेगेटिव चार्ज, इस पे मतलब कॉपर पे आता है पॉजिटिव चार्ज। क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। ठीक है, +2 चार्ज होता है क्या बच्चे, जरा देख लेना, मुझे लग रहा है गलती कर रहे हैं हम, कॉपर पे तो नहीं आएगा +2 चार्ज। जरा देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं मेरे चैंपियंस। हाँ मैं सही थी, +1 और +2 दोनों तरह के चार्जेस आते हैं मेरे चैंपियंस। तो हम यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। चलिए, तो इन पे जो प्योर चार्जेस, मतलब ये +2 चार्ज आ रहा है, ये प्योर कॉपर होगा। तो प्योर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ, यानी कैथोड पे ही तो जाएगा मेरे चैंपियन। तो यहाँ पे हमारे जो प्योर वाले होते हैं वो यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं।
प्लस टू चार्ज वाले, ठीक है, एनोड कैथोड पे, और एनोड पे इम्प्योरिटी चली जाती है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। यहाँ पे हम जो ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं वो क्या रहता है हमारा, ऑलरेडी कॉपर सल्फेट ही होता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, याद रखना चैंपियंस, ठीक है। अब देखिए एनोड पे क्या हो रहा है, जो इम्प्योर चीजें हैं वो जा रही है +2, मतलब आयनाइज हो रही है। क्या हो रहा है एनोड पे, क्या है मतलब कॉपर है वो +2 चार्ज, यहाँ पे देखिए +2 चार्ज जो आ रहा है कॉपर का, वो क्या कर रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके फिर क्या हो रहा है पॉजिटिव एनोड पे कलेक्ट हो जा रहा है। और इधर आप देखो ये जो कैथोड है इस पे हमारा ये जो अभी क्या हुआ, कॉपर आया है +2 में, ये जाके एनोड पे फ्री फॉर्म में रहता है, जाके अट्रैक्ट हो जाता है नेगेटिव की तरफ, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या बन जाता है, कॉपर। क्या बनता है बच्चे, कॉपर। आप देखो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसी वजह से कॉपर उसके पास जाके अट्रैक्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन लेके वो फिर से प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। और एनोड पे क्या चल रहा है कि कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है ना, क्योंकि एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, जब कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। ओके, इम्प्योरिटीज सेटल एज एनोड मड। जो इम्प्योरिटीज है वो एनोड पे कीचड़ की तरह इकट्ठा हो जाती हैं। में कंटेन्स प्रीसियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन हमें पता है कि जो गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं वो भी अदर मेटल भी प्रेजेंट हो सकते हैं उसके अंदर, तो वो प्रीसियस मेटल हमारे उस एनोड मड पे ही इकट्ठा होते हैं। तो ऐसा फेंकना नहीं है, एक बार अगेन फर्दर हम उसकी रिफाइनिंग करके देख लेते हैं कहीं अदर मतलब प्योर मेटल तो नहीं है, कोई अच्छा मेटल है हमारे लिए, तो उसे भी कलेक्ट करके पहले रखा जाता है, टेस्ट किया जाता है, आफ्टर दैट उसे डिस्कार्ड करते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है मेरे चैंपियंस, याद रखना ये अच्छे से डायग्राम और अच्छे से रट लेना। एनसीईआरटी का ये डायग्राम होता है और इसमें से भी क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट मतलब लेबलिंग से भी आ जाता है कि यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, एनोड वाली इक्वेशन याद रखना, कॉपर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके +2 चार्ज गेन कर रहा है, और एनोड कैथोड पे क्या हो रहा है कि वही +2 चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन करके अगेन प्योर फॉर्म कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छे से याद रखें बच्चे। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, अब मेटल की रिफाइनिंग करते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड था किसी भी मेटल को सेपरेट करने का। अब अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल को कैसे रिफाइन करोगे, आफ्टर एक्सट्रैक्शन। आफ्टर एक्सट्रैक्शन मेटल्स कंटेन इम्प्योरिटीज, इवन आफ्टर एक्सट्रैक्शन करने के बाद भी बच्चे उसमें इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, तो इसीलिए हम उसकी रिफाइनिंग करते हैं। कैसे करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, लिक्वेशन करते हैं, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कॉपर जिंक सिल्वर हो गया। जोन रिफाइनिंग ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस याद रखिए जोन रिफाइनिंग भी होती है सेमीकंडक्टर की हेल्प से। और एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, अभी हमने देखा है ना, वो रिफाइनिंग ही था। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, अगर आपको एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है, कुछ हमारे कॉमन एग्जांपल्स हैं, अच्छे से याद रखना। मतलब एल्यूमिनियम ओर का अगर एक्सट्रैक्शन करना है तो कैसे करोगे, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट। और एल्यूमिनियम का और क्या है, बॉक्साइट होता है Al2O3 और उसमें वाटर होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे बाय द बेयर्स प्रोसेस डिसॉल्विंग इन NaOH, मतलब ये हाईली रिएक्टिव है, तो हम क्या करते हैं, इसे एक तरीके से पहले डिसॉल्व करते हैं। बेयर्स प्रोसेस मतलब किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे और क्लीन आउट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना डिसॉल्व इन मोल्टन क्रायोलाइट। ठीक है, तो मतलब इसका हम क्या कर रहे हैं, सिंपल जो हमारा एल्यूमिनियम है हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो इसीलिए हम इसका ओर का पहले ओर को डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में और फिर उसमें इलेक्ट्रोलिसिस अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो आप कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए एल्यूमिनियम प्लस जो आयंस में कन्वर्ट हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम प्योर फॉर्म में। और जो एनोड है उसमें क्या होंगे, ये ऑक्सीजन अलग होके इम्प्योरिटीज वहां पे चली जाएगी। ठीक है,
यूजेस एरोप्लेन, ये कहाँ यूज किए जाते हैं? एल्यूमिनियम अटेंसिल्स बनाने में, एरोप्लेन्स, फॉइल्स में, इलेक्ट्रिकल जो हमारे केबल्स होते हैं, बस ऐसे याद रखो आप। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन्स, आयरन्स को कैसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेरे चैंपियंस। यहाँ पे देखो आप ब्लास्ट फर्नेस मेथड से, जैसे कि ओर्स यूज, अब इसमें जो हमारा आयरन का ओर होता है वो याद रखिए क्या होता है? हेमेटाइट होता है। क्या होता है? हेमेटाइट, यानी Fe2O3। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, स्टेप्स क्या होते हैं? चार्ज मिक्सचर, यानी कि आयरन ओर्स हैं प्लस उसमें हम कोक ऐड करते हैं, लाइमस्टोन ऐड करते हैं, ये क्या करते हैं? आयरन को चार्जेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कोक एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो कोक होगा वो क्या करेगा? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा, मतलब रिडक्शन करवाएगा। ठीक है, लाइमस्टोन क्या करता है? रिमूव द इम्प्योरिटीज एज अ स्लैश, लाइमस्टोन इम्प्योरिटीज को अलग कर देगा। ओके, मेन रिएक्शन क्या होती है? जैसे कि आप यहाँ देखो, कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कार्बन से रिएक्ट करवा रहे हैं तो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा बनता है यहाँ पे। देन यही हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए क्या करेंगे? रिडक्शन करवा देंगे आयरन ओर का, मतलब यहाँ पे आयरन से ऑक्सीजन चला गया और रह गया हमारा वेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हम आयरन ऑक्साइड मतलब जो ओर है उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, और जो मोल्टन आयरन हमें मिला है उसे कलेक्ट कर लेंगे उस फर्नेस से। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल का कैसे आप एक्सट्रैक्शन करेंगे? नॉन मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड मेनली फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय द प्रोसेस ऑफ, कैसे आप जो नॉन मेटल्स हैं वो लिक्विड नेचर होता है, गैसेस नेचर होता है, तो उसे कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं? ऑक्सीजन है तो उसे ऑब्टेन कर देंगे बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब ये डिस्टिलेशन में क्या होता है? डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से उन्हें सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि ये गैस और लिक्विड फॉर्म में होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और सॉलिड में भी होते हैं कई बार, लेकिन ऑक्सीजन के केस में वो गैसियस है तो हम उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से क्लोरीन है, क्लोरीन भी क्या है? ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, यानी कि जो ब्राइन NaCl सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसका हम क्या कर देंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में सेम वही एनोड और कैथोड होंगे, उन पे जाके प्योर और इम्प्योरिटीज अलग अलग हो जाती हैं। तो क्लोरीन को इस तरीके से। सल्फर कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? फ्रेश प्रोसेस होता है। ठीक है, नाइट्रोजन है, इसका भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से नॉन मेटल का हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब इन मेटल का जब हमने एक्सट्रैक्शन क्यों किया, कुछ नीड होगी इन मेटल्स की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेटल्स की यूजेस कहाँ है, क्यों हम इन्हें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना फ्री फॉर्म में। हमें जो आयरन है वो क्यों यूज किया जा रहा है? कंस्ट्रक्शन में, मशीनरी में यूज कर रहे हैं हम। एल्यूमिनियम का यूज कहाँ कर रहे हैं? एयरक्राफ्ट में, अटेंसिल्स में यूज कर रहे हैं। कॉपर का यूज कहाँ कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिकल पर्पज से ही हम इन्हें क्या कर रहे हैं? प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और क्योंकि हमारे यूज में है। ठीक है, नॉन मेटल्स जैसे कि ऑक्सीजन है, हमें पता ही है रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है, स्टील इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है। नाइट्रोजन हमें पता ही है फर्टिलाइजर्स के लिए यूज कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी वर्क कर सकते हैं। ये क्लोरीन है, ये भी डिसइंफेक्टेंट होता है, और PVC बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। सल्फर का यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, रबर इंडस्ट्री में सल्फर वगैरह का हम यूज करते हैं। तो ये मेटल और नॉन मेटल के यूजेस भी हमें पता लग गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये एंड होता है, और हमने प्योर मतलब पूरी तरीके से जितनी चीजें बोर्ड में आती हैं वो सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन्हें 1 से 2 बार इस लेक्चर को देखें ताकि आप क्लियरली चीजों को समझ सकें। ठीक है चैंपियंस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बायोलॉजी का चैप्टर लेंगे हम, हेरिडिटी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं।